चलिए, संविधान और इतिहास के विकास की इस यात्रा में आज हम एक कदम और आगे बढ़ेंगे। आज हम ये जो हमने नए भारत के निर्माण को समझने की प्रक्रिया का एक आरंभ किया था, जिसमें हम ये देख पा रहे हैं कि क्या क्या चुनौतियां थी उस समय में एक न्यूली फॉर्म्ड स्टेट के सामने, जो अभी अभी पार्टीशन के दंश से उभरा है। हमने देखा कि किस तरह के फाउंडिंग प्रिंसिपल्स इंडिया ने डिसाइड किए, जिसमें सेकुलरिज्म एक इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट था, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी, जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, इन सभी तरह की कल्पनाओं के साथ भारत आगे बढ़ना चाहता था। ऐसे में कई तरह की चुनौतियां, जैसे कि इंटीग्रेशन ऑफ द प्रिंसली स्टेट्स, जैसे रिफ्यूजीज़ का इतना बड़े पैमाने पर इन्फ्लक्स, पार्टीशन की वजह से कम्युनलिज्म के इशू, दंगे, पॉवर्टी रैम्पेंट थी उस समय में, फूड शॉर्टेजेस बहुत ज़बरदस्त तरीके पर थी, हंगर थी, और इन्फ्लेशन। इस तरह के कई मुद्दे थे जिनसे निपटना ज़रूरी था, और एक हाथ हमें स्टेट बिल्डिंग भी करनी थी। तो हम इन लेक्चर सीरीज़ के माध्यम से यही देख पा रहे हैं कि आज़ादी के बाद का भारत इन परिस्थितियों से किस तरह से निपट रहा था। जो तरीके हमने उस समय अपनाए हैं, आज की डेट में अगर आप देखें तो जो प्रेजेंट इंडिया आपके सामने खड़ा है, वो उन सिद्धांतों पर, यानी कि जो प्रिंसिपल्स उस समय में अपनाए गए, जो रिलेशनशिप्स उस समय में डिमार्केट किए गए, आइडेंटिफाई किए गए, कहीं ना कहीं उसी के एक वर्जन की फॉर्म में आज भारत आपके सामने खड़ा है। तो आज प्रेजेंट के टाइम पे किसी भी तरह की अगर आपको कोई कन्फ्लिक्ट नज़र आते हैं, आपको वापस इतिहास में वहीं जा कर के उनके समाधान ढूंढने होते हैं, हल निकालने होते हैं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। ऐसे में आज का हमारा लेक्चर पार्टीशन और रिफ्यूजी क्राइसिस। तो पार्टीशन के हमने पहले लेक्चर कवर कर दिए, लेकिन आज जो हमारा मेन फोकस रहेगा वो रिफ्यूजी क्राइसिस के ऊपर रहेगा, जो मूलतः पार्टीशन के साथ जुड़ा। आज के इस लेक्चर को डीपली डिलीवर करने के बाद आपको बहुत सारे कंसेप्ट समझ आ जाएंगे, और फिर हम इसको प्रेजेंट तक लेकर के आएंगे। जैसे हमने इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स में कश्मीर की केस स्टडी को प्रेजेंट सिनेरियो तक कवर किया था, ये बताने के लिए कि इतिहास का प्रेजेंट के साथ, वर्तमान के साथ किस तरह से संबंध स्थापित होता है, और आपको किस वे में हर चीज़ को डील करना है। इसी तरह से इस लेक्चर को भी हम आगे फॉरवर्ड लेकर के जाएंगे सक्सेसिव 1, 2 या 3 लेक्चर्स के माध्यम से, और फिर हम दूसरे इश्यूज़ पर आ जाएंगे पार्टीशन के बाद जो भी उभर करके आए, जैसे कि डेमोक्रेटिक पॉलिटी का एस्टेब्लिशमेंट करना, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, चुनाव, ये सारे मुद्दे हम डीपली डिस्कस करेंगे, फॉरेन पॉलिसीज़, इन चीज़ों को, और उन्हें भी हम कंटेम्प्रेरी इशू के कॉन्टेक्स्ट में ही डिस्कस करेंगे, चीज़ों के साथ रिलेट करके। जब हम रिफ्यूजी की बात करते हैं, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक हो जाता है। क्यों होता है? आपने रिफ्यूजी इशू के साथ कैसे डील किया है, इस पे डिपेंड करता है कैरेक्टर ऑफ द स्टेट, कि स्टेट का कैरेक्टर क्या है। स्टेट एक डेमोक्रेटिक कैरेक्टर रखता है, एक बेनेवलेंट कैरेक्टर रखता है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट है। ये डिपेंड करता है कि आपके जो रिफ्यूजी ट्रीटमेंट के साथ और रिफ्यूजी इश्यूज़ के साथ जो आपकी डीलिंग है, इससे ये तय होता है कि भाई आपके जो सेकुलरिज्म के जैसे कंसेप्ट्स के प्रति जो कमिटमेंट है, उन पर आप कितने खरे उतर पा रहे हैं, और आज आप कहाँ खड़े हैं। रिफ्यूजीज़ इश्यूज़ के साथ जब आप डील करते हैं, तो इससे ये प्रमाणित होता है कि जो स्टेट है वो रिलीजियस आइडेंटिटीज़ के साथ किस तरह से डील करता है, और कैसे रिलेशनशिप आइडेंटिफाई करता है। क्या रिलीजन को आधार बनाया जाता है नागरिकता प्रदान करने के लिए? क्या किन्हीं मुल्कों में धर्म के आधार पर लोगों पर उत्पीड़न हो रहा है? उसके बेसिस पर आप अपने मुल्क में संविधान की प्रक्रियाओं में संशोधन करते हैं नागरिकता के कानून को उन लोगों के लिए सुगम बनाने के लिए। जब आप उत्पीड़न की बात करते हैं उन मुल्कों में धर्म के आधार पर जो लोगों पर हो रहा है, ऐसे में आप धर्मों का चयन किस आधार पर कर पाते हैं? मेजॉरिटी, माइनॉरिटी, पॉलिटिक्स, ये सब चीज़ों को अंडरस्टैंड करने के लिए जो एक चाबी रहती है, रिफ्यूजी इशू इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चाबी का काम करता है। ताले खुद ब खुद खुलते हैं, ये सारे सवाल हल होते हैं। रिफ्यूजी जब शब्द सुनते हैं, दिमाग में आता है जब मास एक्सोडस होता है, वायलेंस,
ये भी हमारे दिमाग में एक छवि बनती है। फिर थ्रेट फॉर द सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री, ऑफ द नेशन, ये भी एक परसेप्शन बनता है हमारे माइंड में। तो इस तरह का एक सिस्टम रिफ्यूजी, डिफरेंट डिफरेंट इसकी डेफिनेशंस हैं। एक बुनियादी सी चीज़ ये है, अगर हम भारत पाकिस्तान के संबंधों में रिफ्यूजी को डिस्कस करें, तो भारत पाकिस्तान के संबंधों में जब बंटवारा हुआ है, उस मायने में अगर हम रिफ्यूजी देखें तो यहाँ से कुछ ऐसी समझ उभर करके आती है कि रिफ्यूजी इस मामले में वो है जो अपनी इच्छा से अपनी होम कंट्री को छोड़ करके नहीं गया है, जो अपनी इच्छा से अपनी होम कंट्री को छोड़ करके नहीं गया है, जो स्टेटलेस हो चुका है, होमलेस हो चुका है, वो पर्सन, जिस पर्सन का ऑर्डरली मैनर में एक ऑर्गेनाइज्ड एक्सचेंज दो कंट्रीज़ ने सेटल नहीं किया है, वो पर्सन जो है वो रिफ्यूजी है। इस मामले में उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप उस समय में पाकिस्तान से भारत आए हिंदू और सिखों को देखें और भारत से पाकिस्तान गए मुस्लिमों को देखें, तो ये रिफ्यूजी इस डेफिनेशन के कॉन्टेक्स्ट में बनते हैं। पहली बात तो अपनी स्वेच्छा से ये अपना मुल्क छोड़ करके नहीं गए, इन पर दबाव बना, कई तरह का वायलेंस हुआ उस समय में, कम्युनल एटमॉस्फेयर ठीक नहीं था, तो एक तरह की इन्हें इनसिक्योरिटी थी, लाइफ को, प्रॉपर्टी को, इनकी डिग्निटी को एक थ्रेट था। और दूसरी बात, ये इस भय की वजह से एक मेजॉरिटी कंट्री में एक माइनॉरिटी की तरह है, ये भय इन्हें डरा रहा है, तो ये भाग रहे हैं एक मेजॉरिटी कंट्री की ओर, यानी कि उस कंट्री की ओर जहाँ पर इन्हें लगता है कि इनके धर्म मेजॉरिटी में हैं और इनके लोग इन्हें रक्षण दे देंगे, बचा लेंगे, ना कि दो स्टेट्स मिलकर के इनका ऑर्डरली मैनर में एक्सचेंज कर रहे हैं। श्यामा प्रसाद मुखर्जी उस समय ये मानते थे और उन्होंने नेहरू कैबिनेट से इस्तीफ़ा भी दिया था, हिंदू महासभा के ही अपने कुलीग केसी नियोगी के साथ मिलकर के। इस्तीफ़ा देने का कारण 4 अप्रैल 1950 को जवाहरलाल नेहरू और लियाकत अली ख़ान के बीच में, पाकिस्तान से लियाकत अली ख़ान, भारत से जवाहरलाल नेहरू, इनके बीच में जो दिल्ली पैक्ट हुआ, जिसे नेहरू लियाकत पैक्ट के तौर पर भी हम जानते हैं, इस पैक्ट की वजह से श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने उस समय में अपना इस्तीफ़ा दिया और उनका ये कहना था कि एक ट्रांसफ़र ऑफ पॉपुलेशन होना चाहिए दो कंट्रीज़ के बीच में। और भी बहुत कुछ मानना था, मैं बताऊंगा, लेकिन ये मानना था उनका। तो ऐसे में ये दो कंट्रीज़ के बीच में एक ऑर्डरली मैनर में ट्रांसफ़र ऑफ पॉपुलेशन नहीं हुआ। जनता, उदाहरण के तौर पर अगर कोई सिख रहता है पाकिस्तान में या कोई हिंदू रहता है पाकिस्तान में, वहाँ पर उसका परसिक्यूशन होगा, उसे वायलेंस है, उसे थ्रेट है अपनी जान का, अपनी संपत्ति का, अपने ऑनर का, डिग्निटी का, तो वो अपनी इच्छा के विरुद्ध वहाँ से उखड़ रहा है, वहाँ से पलायन कर रहा है, डिस्प्लेस हो रहा है, माइग्रेट हो रहा है। लेकिन वो जिस मुल्क की ओर आ रहा है, वहाँ की सरकारें एक तरह से कोई प्रक्रिया स्थापित करके सिक्योरिटी सेफ्टी नेटवर्क के तहत उनका एक्सचेंज नहीं कर रही हैं, उन्हें बुला नहीं रही हैं। वो इसलिए भारत की ओर आ रहा है क्योंकि उसे लग रहा है कि मेरे जो हिंदू साथी हैं वहाँ पर, मेरे जो सिख साथी हैं वहाँ पर, मैं उनके साथ मिल करके एक रक्षण प्राप्त कर लूँगा, मैं उनके रक्षण में रह लूँगा। तो जो माइनॉरिटी हो गई है पाकिस्तान की, वो जा रही है मेजॉरिटी की और हिंदुस्तान की। तो माइनॉरिटी यहाँ पर पाकिस्तान में हो गई हिंदू और सिख, और वो जा रहे हैं हिंदुस्तान की मेजॉरिटी की तरफ, और हिंदुस्तान में मेजॉरिटी है, मान लीजिए, हिंदू और सिख। इसी तरह से जो माइनॉरिटी हो गए हैं भारत में, हिंदुस्तान में, दैट इज़ द मुस्लिम्स, वो माइनॉरिटी जा रहे हैं अब पाकिस्तान की मेजॉरिटी की ओर, यानी कि पाकिस्तान में मेजॉरिटी है मुस्लिम्स की। तो एक मुल्क की माइनॉरिटी उस मुल्क में माइनॉरिटी है, लेकिन दूसरे मुल्क में उसे दिख रहा है कि मेरे धर्म से, संप्रदाय से, संस्था से जुड़े लोग हैं, तो उस मेजॉरिटी से मैं रक्षण पा जाऊंगा, इस वजह से वो उस मुल्क की ओर जा रहा है। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो इस कॉन्टेक्स्ट में, भारत के पार्टीशन के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो इस तरह से एक रिफ्यूजी हमें समझ आते हैं। रिफ्यूजी की यूनाइटेड नेशंस की भी अपनी डेफिनेशंस हैं। कोई भी पर्सन जिसे थ्रेट है या जिसे लगता है कि उसे थ्रेट हो सकता है,
रिलीजन के बेसिस पर, रेस के बेसिस पर, कास्ट के बेसिस पर, सेक्स के बेसिस पर, रीजन के बेसिस पर, इस तरह के किसी भी आधार पर, एथनिसिटी के बेसिस पर। और अब वो उस जगह से इन भय या फिर वायलेंस के बेसिस से उखड़ चुका है जिस जगह पर वो रहता था पहले, जो उसकी नेशनैलिटी थी। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। और अब वो दर बदर भटक रहा है, असाइलम सीख कर रहा है, तो वो पर्सन रिफ्यूजी हो जाएगा। या फिर वो पर्सन किसी एक मुल्क में रहता था, लेकिन अचानक से उस मुल्क की पॉलिटिक्स में चेंजेस की वजह से उसकी नेशनैलिटी ही ख़त्म हो चुकी है उस मुल्क में, और उसको ऐसा लग रहा है कि अब उसकी नेशनैलिटी बिलोंग करती है किसी दूसरे मुल्क में। तो ऐसे में वो मुल्क, जो दूसरा मुल्क है, उसे वहाँ जाना है ताकि वो मुल्क इसे रक्षण दे पाए, क्योंकि ये अब उनका नेशनल है। ऐसे में इस मुल्क में जहाँ पर उसकी अब नेशनैलिटी ख़त्म हो गई है, वो डिसएनफ्रेंचाइज हो चुका है, यहाँ पर वो ख़ुद को रिफ्यूजी की तरह महसूस कर रहा। इस तरह से ही भारत पाकिस्तान के सिलसिले में हुआ कि रातों रात हिंदू और सिख जो पाकिस्तान में बैठे हुए थे, क्योंकि पाकिस्तान तो था ही नहीं, पहले भारत ही था, तो जब वो बॉर्डर खिंच गया और पाकिस्तान वो बन गया, तो वो अपने ही घरों में एक नए मुल्क में गिने गए, जहाँ पर उन्हें ये महसूस हो रहा था कि भाई अब यहाँ पर रह पाना नामुमकिन है। हालांकि मैं आपको एक बात बता दूँ कि वो जिस एरिया से बिलोंग कर रहे थे, ये आपको मान करके चलना है कि वो वहाँ पर उनसे उनकी नेशनैलिटीज़ नहीं छीनी गई थी। नेशनैलिटी उनकी वह रहनी थी। पाकिस्तान उन्हें ये नहीं कह रहा था कि भाई आप डिसएनफ्रेंचाइज हो गए। और जब भारत में जो मुस्लिम्स हैं, भारत उन्हें नहीं कह रहा है कि आप डिसएनफ्रेंचाइज हो गए, आपकी नेशनैलिटी चली गई। लेकिन यहाँ पर थ्रेट बहुत है, परसिक्यूशन का एक एटमॉस्फेयर है, वायलेंस है, जिसकी वजह से पाकिस्तान से हिंदू और सिख भारत और हिंदुस्तान से मुस्लिम पाकिस्तान जाना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें अभी ऐसा लग रहा है कि भाई हम इस स्टेट के, इस कंट्री के पहले लेजिटिमेट स्टेक होल्डर थे, लेकिन अब हम इस कंट्री के लेजिटिमेट स्टेक होल्डर नहीं हैं, हमें सेकंड ग्रेड सिटीजन माना जा रहा है, मेजॉरिटी के हाथों हमारा परसिक्यूशन हो रहा है। तो ऐसे में वो खुद को सेफ़ मान रहे हैं उस कंट्री को, जिस कंट्री की ओर वो देख रहे हैं। इसलिए उन्हें लगता है कि वो कंट्री को अब वो बिलोंग करते हैं, लेकिन रह वो किसी अब उस कंट्री में गए हैं जिस कंट्री में उनके रहने लायक माहौल अब नहीं है, इसलिए वो ख़ुद को वहाँ पर रिफ्यूजी सा महसूस कर रहे हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो इस तरह से कई तरह की डेफिनेशन और परिभाषाएं उभर करके आती हैं। हमारे अदर लेक्चर्स में हमने रिफ्यूजी की बहुत सी डेफिनेशन समझाई हैं, वो आने वाले लेक्चर्स में आपको मिल जाएंगी। आज के कॉन्टेक्स्ट में ये महत्वपूर्ण था जितना मैंने आपको समझा दिया। अब इस कॉन्टेक्स्ट में अगर हम रिफ्यूजी क्राइसिस को उस दौर में देखें तो बहुत ही गहरे अध्ययन यहाँ पर करने ज़रूरी थे, बहुत ही वेल रिसर्च्ड। हमने मल्टीपल सोर्सेज से लेक्चर आज का भी बनाया है, आपको बहुत सारी चीज़ें आज समझ आ जाएंगी। प्रेजेंट स्टेटस में क्या चल रहा है वो भी क्लियर हो जाएगा, सब मैं आपको डिफरेंट स्टेटमेंट्स के माध्यम से समझा दूंगा। देखिए, भारत की जब आज़ादी हुई तो एक बड़ा सत्य जो कि कटु सत्य साबित हुआ, वो था भारत का विभाजन, दैट इज़ द पार्टीशन। जब पार्टीशन की हम बात करते हैं तो इसकी जिम्मेदारी किसके पास थी? सर साइरिल रेडक्लिफ के पास इसकी जिम्मेदारी थी। तो एक रेडक्लिफ कमीशन बनाया गया जिसको पार्टीशन भारत का ऑर्गेनाइज़ करना था। इस पार्टीशन को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए मेनली उनके लिए एक कमीशन बनाया गया, पार्टीशन कमीशन, जिसमें उन्हें अब क्या करना है, ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान की बाउंड्रीज़ भारत से डिमार्केट करनी है, डिलिनिएट करनी है। मतलब ईस्ट में मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया और वेस्ट में मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया डिमार्केट करना है। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो ईस्ट में भी इस काम के लिए 2 मुस्लिम्स और 2 नॉन मुस्लिम जजेस, और वेस्ट में भी इस काम के लिए 2 मुस्लिम्स और 2 नॉन मुस्लिम जजेस, इन 4 लोगों की वेस्ट में और 4 लोगों की ईस्ट में कमीशन फॉर्म होगा। और इन दोनों ही कमीशन को ओवरसीइंग ऑफिसर के तौर पर देखेंगे रेडक्लिफ, जिन्हें भारत की कोई जानकारी नहीं थी, जिन्होंने भारत को सर्व नहीं किया, भारत के विषय में जानते नहीं थे। उन्हें ये जिम्मेदारी दी गई कि वो भारत के इस विभाजन को, इस पार्टीशन को चेयरमैन के तौर पर ऑब्ज़र्व करें, प्रेसिडेंटशिप प्रोवाइड करें, और ये उन्हें करना था बहुत ही शॉर्ट स्पैन में,
3 जून 1947 को माउंटबेटन ने अपना प्लान डिक्लेयर किया और ऐसे में 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हो गया। तो मात्र 72 डेज़ के अंदर ये प्रोसेस अचीव करना है उस पर्सन को जिसको भारत की जानकारी नहीं है। ऐसे में किन मापदंडों को ख्याल में रख करके ये क्रिया की गई? नेचुरली क्योंकि यहाँ पर रिलीजन को फोकस रखा गया है। आप अगर बाउंड्री डिमार्केशन देखें तो ये कम्युनल डिमार्केशन है, क्योंकि आप ईस्ट में यानी कि बंगाल को डिवाइड कर रहे हैं, आसाम भी आएगा इसमें, और आप वेस्ट में पंजाब को डिवाइड कर रहे हैं मेनली। ऐसे में ये डिवीज़न जो हो रहा है ये कम्युनल लाइन पर हो रहा है, मतलब कि मुस्लिम एंड नॉन मुस्लिम एरियाज़ को आपको डिवाइड करना है, ईस्ट में भी और वेस्ट में भी। इसके लिए अब आपको ईस्ट और वेस्ट में जो प्रक्रिया फॉलो करने को कही गई वो ये थी कि आपको मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज़ को डिमार्केट करना है, बट कॉन्टिगुअस डिस्ट्रिक्ट सिस्टम को ध्यान में रखते हुए। मतलब मुस्लिम मेजॉरिटी तो होना चाहिए, कॉन्टिगुअस मुस्लिम मेजॉरिटी डिस्ट्रिक्ट एरिया आपको देखना है। इसमें ये रह जाता है कि मान लीजिए एक खंड ये है, एक खंड ये है, एक खंड ये है, ऐसे में थोड़े बहुत मुस्लिम यहाँ भी हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप ब्लॉक ए से ब्लॉक बी की ओर जाते हुए इधर ब्लॉक एक्स की तरफ भी आए कि थोड़े ये मुस्लिम भी हैं, इन्हें भी ले ले। 3 चीज़ों का ख्याल रखना यहाँ पर। पहली चीज़ ये है कि मुस्लिम एंड नॉन मुस्लिम के बीच का फ़र्क करके डिमार्केशन करना है। दूसरी चीज़ ये है कॉन्टिग्यूअस रीजन ए बी सी, तो कॉन्टिग्यूटी को मेंटेन रखना है। और तीसरी चीज़ इस कॉन्टिग्यूअस रीजन की डिमार्केशन में मेजॉरिटी का भी ध्यान रखना है कि मुस्लिम मेजॉरिटी में हो। ये नहीं कि 4-5 मुस्लिम भी कवर करने के लिए आप इधर को आ गए और बीच में मेजॉरली नॉन मुस्लिम्स उधर चले गए। तो इस प्रक्रिया का पालन करते हुए सर साइरल रेडक्लिफ कमीशन को अपना अवार्ड देना था। अवार्ड मतलब कि अपनी डिक्लेरेशन देनी थी। तो सिर्फ़ और सिर्फ कॉन्टिगुअस मुस्लिम मेजॉरिटी डिस्ट्रिक्ट प्रोसेस ही ध्यान में नहीं रखा। यकीनन ही ये प्रमुख कंसेप्ट था, ये मेन कंसेप्ट था, इसको फोकस पे रखा, लेकिन इसके साथ साथ और चीज़ों को भी ध्यान दिया। जैसे नेचुरल बॉर्डर सिस्टम का भी प्रक्रिया फॉलो की गई, जैसे रिवर्स का चैनल। तो नेचुरल फीचर्स को भी ध्यान में रखा गया, नदियों के चैनल्स को, नदियों के प्रवाह को ध्यान में रखा गया। एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स, इस बात को भी ध्यान में रखा गया कि जो भी रीजन कवर किया जा रहा है वो एक फीजिबल एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट भी कल को बन सके, प्रशासनिक इकाई भी बन सके कि वो चल सके, इस बात का भी ख्याल रखा गया। इकोनॉमिक वायबिलिटी का भी ख्याल रखा गया कि भाई जो भी रीजन कार्व आउट किया जा रहा है, जो भी एरिया इंक्लूड किया जा रहा है वो आर्थिक तौर पर भी वायबल हो। रेल और रोड कनेक्टिविटी का भी ध्यान रखा कि रेल रोड कनेक्टिविटी वेल लेड आउट हो। जैसे उदाहरण के तौर पर आसाम में जो सिलहेट डिस्ट्रिक्ट था उसका किसी भी तरह से इंडिया के साथ कोई रेल कनेक्टिविटी नहीं रही, कट चुकी थी, वो नहीं बनी। तो वहाँ पर रेफरेंडम करा करके उसे ईस्ट पाकिस्तान यानी कि ईस्ट बंगाल के साथ जोड़ा गया। वो वेस्ट आसाम के पास, वेस्ट बंगाल के पास नहीं रहा। तो ऐसे में रेल रोड नेटवर्क को यहाँ पर देखना बहुत ज़रूरी था। और इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे कि पंजाब के रीजन में कनाल नेटवर्क डेवलप हो रखा था, इस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर को भी देखना ज़रूरी है कि किसके हिस्से में किस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर जा रहा था। ये सारी ही चीज़ों को ध्यान में रख लिया जाए, लेकिन फिर भी इतने कम समय में इतनी स्ट्रिंजेंट प्रोसीजर को फॉलो करते हुए इतने कम्प्लेक्स इशू को रिजॉल्व करना, यानी कि डिमार्केशन करना इंडिया की इंटरनेशनल बाउंड्री तैयार करनी पूरी एक तरह से, ये बहुत ही इम्पॉसिबल टास्क था। और मिस्टेक्स होनी यहाँ पर लाजमी ही थी कि मिस्टेक्स तो होंगी, और इन्हीं मिस्टेक्स को पूरी तरह से ध्यान में माउंटबेटन ने रखा हुआ था। उन्हें पता था कि कैओस होगा, बहुत सारा सेगमेंट ऐसा होगा जो अनहैप्पी होकर के उभर करके आएगा, जिसको निराशा होगी। ऐसे में इंडिया में एटमॉस्फेयर और टर्बुलेंट हो सकता है। और ब्रिटिशर्स उस समय किसी भी मूड में नहीं थे इंडिया की किसी भी सेंस में रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए। किसी भी सेंस में जब मैं कहता हूँ तो मतलब कि सेफ्टी सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए कि इंडिया में अगर कोई कम्युनल वायलेंस होते हैं, क्लैश होते हैं, तो ब्रिटिशर्स पहला तो कोई क्रेडिट नहीं लेना चाहते थे कि उनकी वजह से इस तरह की कोई एक्टिविटी हुई है कम्युनल सेंस में, और दूसरा वो अपने किसी तरह के भी रिसोर्सेज ड्रेन नहीं कराना चाहते थे इस तरह के टर्बुलेंसेस को कंट्रोल करने को लेकर के। इसके लिए
लॉर्ड माउंटबेटन ने उस समय ये निर्णय लिया, जो कि बहुत ही घातक निर्णय सिद्ध हुआ, कि भाई एक बार रियल ट्रांसफ़र ऑफ पावर हो जाए, आज़ादी मिल जाए इन्हें, पाकिस्तान 14 अगस्त, भारत 15 अगस्त, तो ट्रांसफ़र ऑफ पावर हो जाए एक बार ऑफिशियल्स के साथ, लोग आज़ादी का जश्न मना लें, उसके बाद हम अपना अवार्ड सुनाएंगे। तो 2 दिन के बाद आप अवार्ड सुना रहे हैं। तो शुरू से ही लोगों के अंदर एक कन्फ्यूजन थी, एक डायलेमा था, एक क्योस था कि वो किस क्षेत्र से बिलोंग कर रहे हैं। क्या वो, जैसे मान लीजिए कि कोई सिख है, कोई हिंदू है, उनको ऐसा लगता था कि भाई वो अगर कल को भारत पाकिस्तान बनता है तो भारत में होने चाहिए, और उन्हें ऐसा लग भी रहा है कि वो भारत में ही है, क्योंकि आपने जो अवार्ड है उस सर साइरिल रेडक्लिफ का, जो बाउंड्री कमीशन का जो अवार्ड आया, वो डिस्क्लोज़ ही नहीं किया, जबकि आपके पास वो 12 अगस्त को आ चुका था। क्यों कारण मैंने अभी आपको बता दी है, आपने उसे लेट डिस्क्लोज़ किया। इसी की वजह से अचानक से बहुत एटमॉस्फेयर टर्बुलेंट हुआ, ये प्रॉब्लमेटिक एस्पेक्ट था। दूसरी बड़ी परेशानी जो ब्रिटिशर्स ने भारत के साथ चाल रची वो ये थी कि एक ही समय में इंडिया इंडिपेंडेंट भी हो रहा है और इसी समय पार्टीशन हो रहा है, और इसी पार्टीशन की वजह से लोग ही नहीं, ब्यूरोक्रेट्स भी, एसेट्स भी, इंडस्ट्री, मिनरल, लैंड, सब कुछ शेयर होगा, सब कुछ बांटा जाएगा। ऐसे में बड़े स्तर पर जो आर्मी है, जो सिविल सर्वेंट्स हैं, जो ब्यूरोक्रेसी है, जो पुलिस है, वो सब भी अपने तबादले कराने में, अपनी पोजीशन इंश्योर कराने में लगी हुई है, अपनी गवर्नमेंट जॉब को सिक्योर कराने में लगी हुई है। और ऐसे में वो अपने दायित्व का निर्वहन नहीं कर पाए, यानी कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उनकी थी लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने की, वो ये नहीं कर पाए। अगर समय रहते ही ब्यूरोक्रेट्स एक्सचेंज कर लिए जाते, पुलिस प्रशासन और आर्मी एक्सचेंज कर ली जाती, और जब भारत का बंटवारा होता उस समय में अगर हर ऑफिसर अपनी अपनी रिस्पेक्टेड पोजीशन पर होता, तो फिर इस तरह के लॉ एंड ऑर्डर के कैओस की सिचुएशन नहीं खड़ी होती। वायलेंस काफ़ी हद तक टोन डाउन किए जा सकते थे, कंट्रोल हो जाती परिस्थितियाँ। लेकिन क्योंकि जो मशीनरी है लॉ एंड ऑर्डर इंश्योर करने की, वो खुद अपने पार्टीशन की वजह से अपनी पोजीशंस को सिक्योर करने में लगी है, तो वो फोकस नहीं कर पाई उस लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को कंट्रोल करने में। ये भी इस वजह से हुआ कि भैया आपने बहुत ही जल्दबाजी में भारत से जाने का निर्णय लिया, जिसको आपने 200 साल तक राज किया। और जब जिम्मेदारी आई थी एक पिता के रूप में, सही मायने में उस देश को स्थायित्व प्रदान करके जाने की, उस समय में आपने पूर्णतः इस देश का दोहन करने के बाद यकायक ही उसे छोड़ दिया उन सरकारों के हाथों जिन्हें आपने पूर्ण रूप से शक्तियाँ भी नहीं दी, और वो उन शक्तियों का प्रयोग करके एक स्टेबिलिटी ले भी आए। ये पोजीशन नहीं छोड़ी आपने, क्योंकि आपने डिमार्केशन ऐसी कर दी, पार्टीशन ऐसा किया जिसमें कि पूरा की पूरी आवाम झोंक दी गई, लोग उसमें लग गए। ये प्रॉब्लमेटिक एस्पेक्ट रहा बड़े स्तर पर। तो ऐसे में इसके बहुत सारे नेगेटिव इम्पैक्ट रहे जो अवार्ड लेट इशू किया गया, लेकिन फिर भी बड़े स्तर पर उस समय में वायलेंस हुए। वायलेंस का एटमॉस्फेयर भारत में पहले से ही चल रहा था, और अब एक नया मुल्क खड़ा हो गया पाकिस्तान, वो एक अलग चीज़, वहाँ पर भी वायलेंस हुए। हर वर्ग, क्योंकि कम्युनल ग्राउंड पर ये हो रहा था, तो हर वर्ग अपने अपने पक्ष वहाँ रखने के लिए आतुर था। हिंदुओं ने अपने काउंसिल्स प्रिपेयर किए थे, मुस्लिम्स ने अपने काउंसिल्स प्रिपेयर किए थे, सिखों ने अपने काउंसिल्स प्रिपेयर किए थे, जो इन सभी के पक्ष से अपनी आवाज़ रख सके सर साइरिल रेडक्लिफ कमीशन के पास। सिखों की मांग अपने आप में बहुत ही उस समय के प्रशासन के लिए कम्प्लेक्स थी। सिख किसी भी एक रीजन में फुल मेजॉरिटी में नहीं थे, लेकिन उनकी तादाद बहुत थी पंजाब के क्षेत्र में, और ऐसे में पंजाब ही था मुख्य तौर पर जिसको बंटना था। ऐसे में इन सिखों के द्वारा ये मांग थी कि उनके जितने भी गुरुद्वाराज हैं वो सभी के सभी ईस्ट पंजाब में आने चाहिए। जब पंजाब का विभाजन होगा तो वो ईस्ट पंजाब की ओर आने चाहिए। जहाँ से मैं आज बोल रहा हूँ, मैं भी ईस्ट पंजाब में ही रहता हूँ, मतलब उस समय के यूनाइटेड पंजाब का ईस्ट पंजाब। तो सिखों का मानना था कि उनके सभी रिलीजियस श्राइन्स, मतलब कि गुरुद्वारा, ईस्ट पंजाब में आने चाहिए। उनकी अपनी मांग थी इस तरह की। इन सभी मांगों के तहत, इन सभी टर्बुलेंसेस के तहत जब फाइनली अवार्ड आया, तो फिर क्या स्थिति उभर करके आई आंकड़ों के हिसाब से, वो मैं अब आपके सामने रखता हूँ,
ताकि हम आगे बढ़ पाएँ और चीज़ों को समझ पाएँ। देखिए, 2 क्षेत्र में पार्टीशन सही मायने में हुआ, एक तो पंजाब और वेस्ट में पंजाब और ईस्ट में बंगाल। शुरुआत मैं पंजाब से करता हूँ। पंजाब के 2 हिस्से किए गए, एक वेस्ट पंजाब, एक ईस्ट पंजाब। पहले हम बात वेस्ट पंजाब की कर लेते हैं, जो वेस्ट पंजाब यानी कि जो पाकिस्तान बना। वेस्ट पंजाब यानी कि पाकिस्तान के पास जो हिस्सा गया वो 62,000 स्क्वायर माइल्स एरिया पाकिस्तान के पास गया। यूनाइटेड पंजाब का जो पहले एक पूरा पंजाब होता था, उसका 62,000 स्क्वायर माइल्स एरिया अब वेस्ट पंजाब के नाम से पाकिस्तान के पास चला गया है। जो पॉपुलेशन कुल 1941 के सेंसस के आधार पर, और याद रखें पूरा का पूरा सर साइरल रेडक्लिफ कमीशन का जो ये अवार्ड था, ये जो जनता का बंटवारा किया गया, ये 1941 के सेंसस के बेसिस पे किया गया। और 1941 का सेंसस अपने आप में रिलायबल नहीं है, फॉल्टी है। आपको पता होगा भारत भर में उस समय में वर्ल्ड वॉर चल रहा था। वर्ल्ड वॉर 2 में इंडियन मैन मटेरियल मनी ज़बरदस्त यूज़ किया जा रहा था। ऐसे में सेंसस की प्रक्रिया हुई भारत के अंदर, और उस समय में ब्रिटिशर्स पे इन्फ्लुएंस मुस्लिम लीग का ज़्यादा था। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। और ब्रिटिशर्स उस समय हर तरह के प्रयास कर रहे थे कि किस तरह से वो कांग्रेस के प्रोटेस्ट को टोन डाउन करे, उन सभी पार्टीज़ को अपने साथ ला करके जो कांग्रेस के एक ऑपोजिट फ्रंट की तरह खड़ी हो जाती है। ऐसे में कई तरह की अपीजमेंट प्रोसेसेस भी अपनाए गए ब्रिटिशर्स के द्वारा। उसके तहत ये सभी आंकड़े जुटाए गए थे और उन आंकड़ों के आधार पर बंटवारा है, तो बंटवारा भी जेन्युइन नहीं रह सकता था जब आंकड़े ही जेन्युइन नहीं थे। यही प्रक्रिया और यही परेशानी से लोग जूझते रहे लंबे समय तक, आज भी। तो 62,000 स्क्वायर माइल एरिया वेस्ट पंजाब में चला गया और 1,58 लाख लोग वेस्ट पंजाब में चले गए, यूनाइटेड पंजाब के 1,58 लाख लोग अकॉर्डिंग टू द 1941 सेंसस। इसमें से मुस्लिम्स कितने गए? अब जो वेस्ट पंजाब रह गया, पूरे यूनाइटेड पंजाब का एक हिस्सा पश्चिमी पंजाब, उसमें कुल जनसंख्या जो है वो 1,58 के अराउंड है। अब इस 1,58 जनसंख्या में से कुल मुस्लिम जनसंख्या कितनी है ये भी जानना ज़रूरी है, तभी सारी प्रक्रियाएं आपको समझ में आएंगी। तो वो है लगभग 1,18,50,000। 1,18,50,000 जो है वो मुस्लिम्स हैं। 1,58 लाख में से 1,18,50,000 मुस्लिम हैं। आई बात समझ में? ये पूरे यूनाइटेड पंजाब का जो आधा पश्चिमी हिस्सा वेस्ट पंजाब जो पाकिस्तान बना, उसकी कहानी। ईस्ट पंजाब की अगर बात करें, जिस पंजाब में आज मैं भी हूँ, जो भारत का हिस्सा बना उस यूनाइटेड पंजाब का, इसके हिस्से में आया 37,000 स्क्वायर माइल्स एरिया, 37,000 स्क्वायर माइल्स। और उसी 1941 के सेंसस के आधार पर इसके पास आए 1,26 लाख पीपल। तो देखिए, वेस्ट पंजाब के पास थे 1,58 लाख पीपल, और ईस्ट पंजाब जो भारत में रह गया उसके पास है 1,26 लाख पीपल। जो वेस्ट पंजाब के 1,58 लाख पीपल थे, उसमें से 1,18,50,000 मुस्लिम्स थे। जो ईस्ट पंजाब के 1,26 लाख पीपल हैं, उसमें कुल 43,75,000 मुस्लिम्स हैं। तो 1,26 लाख जो लोग ईस्ट पंजाब में बचे, उसमें से 43,75,000 मुस्लिम थे। ये आंकड़ा क्लियर हो गया? तो वेस्ट पंजाब में 1,18,50,000 मुस्लिम्स हैं, और ईस्ट पंजाब में 43,75,000 मुस्लिम्स हैं। टोटल था 1,26 लाख। तो ये हुआ पंजाब का आंकड़ा। इसी तरह से बंगाल का आंकड़ा भी देख लेते हैं। बंगाल का आंकड़ा ये बताता है कि जो वेस्ट बंगाल यानी कि जो भारत के हिस्से में आया बंगाल, उसकी क्या एरिया और क्या जनसंख्या थी। जो भारत के हिस्से में आया वेस्ट बंगाल
28,000 स्क्वायर माइल्स एरिया आया इंडिया के हिस्से में वेस्ट बंगाल के नाम से, और लगभग 2 करोड़ 12 लाख जनसंख्या भारत के हिस्से में आई वेस्ट बंगाल के नाम पर, जो लोग वेस्ट बंगाल में रह रहे थे। 28,000 स्क्वायर माइल्स एरिया आया और 2 करोड़ 12 लाख लोग आए। इसी तरह से इस 2 करोड़ 12 लाख में से मुस्लिम्स कितने थे, ये बहुत इंपॉर्टेंट फिगर है, दैट इज़ द 53 लाख। तो आप एक चीज़ देखिए, ईस्ट पंजाब जो भारत में रह गया उसमें 43,75,000 मुस्लिम्स अभी भी हैं, और वेस्ट बंगाल जो भारत में आया उसमें 53 लाख मुस्लिम्स अभी भी हैं। तो लगभग 50 लाख और 40 लाख 90 लाख 96 लाख 1 करोड़ के अराउंड ये मुस्लिम पॉपुलेशन आपको नज़र आ रही है ईस्ट पंजाब और वेस्ट बंगाल की मिला करके। ये मैं क्यों कह रहा हूँ आंकड़ा, अभी आपको आगे समझ में आएगा। इसी तरह से जो ईस्ट बंगाल बना, यूनाइटेड बंगाल का ईस्ट बंगाल यानी कि पाकिस्तान, और फिर 1971 दिसंबर के बाद से बांग्लादेश। पहले तो पाकिस्तान 2 हिस्सों में था, जब तक बांग्लादेश नहीं बना था 1971 दिसंबर तक। 1971 दिसंबर भारत और पाकिस्तान का युद्ध भी हुआ, तो फिर बांग्लादेश बन करके आया। तो ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान को मिला के पहले एक यूनाइटेड पाकिस्तान होता था 2 हिस्सों में। वेस्ट से ईस्ट वाया कोस्ट लाइन, इंडिया से होके पूरी कोस्ट लाइन गुजरती थी, और या फिर वाया एयरवे कनेक्टेड होते थे। लेकिन 1971 के बाद फिर ईस्ट पाकिस्तान बांग्लादेश हो गया, और आज जो आपके पास वेस्ट में है वेस्ट पंजाब और बाकी एरिया, बस यही है पाकिस्तान। ओके, लेकिन 1971 से पहले बंगाल का जो ईस्ट बंगाल हिस्सा बना, जिसे मैंने यहाँ पर ईस्ट बंगाल भी लिख दिया और ईस्ट पाकिस्तान भी लिख दिया, इसके पास टोटल बंगाल का 49,000 स्क्वायर माइल्स एरिया गया। वेस्ट बंगाल के पास आया 28,000 और ईस्ट बंगाल के पास गया 49,000। जाना ही था। पंजाब जो पाकिस्तान के पास गया उसके पास 62,000 था, और बंगाल जो पाकिस्तान के पास गया उसके पास 49,000 था। इंडिया के कंपैरेटिवली ज़्यादा हिस्सा गया। क्यों? क्योंकि इन्हीं से तो पाकिस्तान बनना था, इंडिया तो था ऑलरेडी एक, तो उनको वो हिस्सा ज़्यादा जाना ही था, उसी से पाकिस्तान उभर करके आना था। तो 49,000 स्क्वायर माइल्स एरिया ईस्ट बंगाल के पास गया। इसमें से अब इनके पास जनसंख्या कितनी रह गई? 3 करोड़ 91 लाख पीपल। तो इसका मतलब ये है ऑल इन ऑल कि बंगाल का रीजन, बंगाल बड़ा क्षेत्र था, बंगाल के रीजन में जनसंख्या भी ज़्यादा थी, क्योंकि लगभग 2 करोड़ जनसंख्या तो वेस्ट बंगाल के हिस्से में ही आ गई, 2 करोड़ 12 लाख, और ईस्ट बंगाल के हिस्से में 3 करोड़ 91 लाख, लगभग 4 करोड़ के अराउंड। जबकि पंजाब को अगर देखें तो वेस्ट में गई 1 करोड़ 58 लाख और ईस्ट पंजाब में रह गई 1 करोड़ 26 लाख। तो यहाँ पर फिगर 2 करोड़ से अबव जा रही हैं, 3 करोड़ से अबव जा रही हैं बंगाल। तो ये ज़्यादा पॉपुलेटेड था एज़ कम्पेयर टू वेस्ट। तो मतलब ये है कि पूरे ओवरऑल पाकिस्तान को जो जनसंख्या ज़्यादा मिली है वो पूरे पाकिस्तान में ईस्ट में जनसंख्या ज़्यादा मिली। तो 3 करोड़ 91 लाख पीपल ईस्ट में चले गए। लेकिन उस 3 करोड़ 91 लाख में से टोटल मुस्लिम यहाँ पर कितने हैं? 2 करोड़ 77 लाख। तो मतलब ये है कि जो वेस्ट पाकिस्तान के लिए जो पंजाब का विभाजन हुआ था और वेस्ट पंजाब बना, उसमें मुस्लिम्स हैं 1 करोड़ 18 लाख 50,000, और जो ईस्ट बंगाल बना, ईस्ट पाकिस्तान उभर करके आया, उसमें मुस्लिम है 2 करोड़ 77 लाख। ये हो गई कुल मुस्लिम ईस्ट बंगाल में और वेस्ट पंजाब में। और कुल मुस्लिम अब भारत में जो वेस्ट बंगाल में थे वो 53 लाख मुस्लिम्स थे, और ईस्ट पंजाब में थे वो 43 लाख 75,000 मुस्लिम थे। ये एक आंकड़ा एग्जिस्ट करता है। इसके अलावा जुलाई 1947 में, अभी आज़ादी तो 15 अगस्त को होगी, उसके पहले ये प्रक्रिया चल रही है दस्तावेजी कागज़ी हर तरह से। जुलाई 1947 में सिलहेट डिस्ट्रिक्ट ऑफ आसाम जो है, वहाँ पर रेफरेंडम होल्ड करके उसे ईस्ट बंगाल को यानी कि ईस्ट पाकिस्तान को ट्रांसफ़र कर दिया गया। और उसके रीज़न्स जो थे उनमें एक रीज़न प्रमुख ये था कि नो डायरेक्ट रेल लिंक विद द इंडिया। ठीक है जी। तो आसाम का सिलहेट जो है वो चला गया ईस्ट बंगाल के पास यानी कि ईस्ट पाकिस्तान के साथ।
लेकिन एक बहुत दिलचस्प चीज़ ये रही कि ईस्ट पाकिस्तान के पास, मतलब कि ईस्ट बंगाल के पास एक डिस्ट्रिक्ट गया, दैट इज़ द खुलना। खुलना डिस्ट्रिक्ट इम्पॉर्टेंट है, इसी में राइट्स होंगे और इसी के आधार पर नेहरू लियाकत पैक्ट भी होगा। खुलना राइट्स हुआ। इस खुलना इलाके में, खुलना डिस्ट्रिक्ट जो है, यहाँ पर मुस्लिम पॉपुलेशन 49.3% मुस्लिम्स है, मतलब कि कुल 50% भी नहीं थे, तो मेजॉरिटी में तो थे ही नहीं मुस्लिम्स। अगर होंगे भी तो आधे होंगे, आधे नॉन मुस्लिम भी थे। लेकिन फिर भी इसे पाकिस्तान को दे दिया गया, जबकि ये चिटागोंग हिल ट्रैक्ट का, चिटागोंग पहाड़ी इलाके का एक बहुत ही प्रमुख ट्राइबल इलाका था और इसे हैंडओवर किया गया पाकिस्तान को। लेकिन इसके बिल्कुल उलट जो मुस्लिम बहुलक इलाके थे, जैसे कि मालदा, नादिया, मुर्शिदाबाद, ये वेस्ट बंगाल यानी कि भारत के पास रहे। यहाँ से आपको क्लियर होता होगा कि जब साइरल रेडक्लिफ के द्वारा ये सारी डिमार्केशन की प्रक्रिया हुई, इसमें हर कम्युनल सेगमेंट ने अपनी अपनी काउंसिल्स के माध्यम से अपने अपने पक्ष रखे हैं। जजेस भी चाहे वहाँ पर मौजूद थे, लेकिन एक चीज़ तो नज़र आई कि जो रैशनल डिसीजन मेकिंग थी, जो रैशनल और लॉजिकल थिंकिंग थी, उस पर पॉलिटिकल कंसिडरेशंस ज़्यादा हावी रही हैं ड्यूरिंग द डिमार्केशन। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है और उसके कई तरह के लक्षण हमें आज भी नज़र आते हैं। कुछ पैराडॉक्स अरेंजमेंट्स किए गए, ये आपके सामने यहाँ पर प्रमाणित हैं। अब इनसे ये चीज़ तो प्रमाणित हो जाती है कि अगर हम ये कहते हैं कि ईस्ट बंगाल में टोटल पॉपुलेशन 3 करोड़ 91 लाख थी, लेकिन उसमें से मुस्लिम्स 2 करोड़ 77 लाख थे, तो फिर बाकी कौन थे? तो नॉन मुस्लिम। मतलब 2 करोड़ 77 लाख की मेजॉरिटी कंट्री में कुछ 20 लाख के अराउंड वहाँ पर आपको नॉन मुस्लिम्स भी मिल रहे हैं। इसी तरह से जब हम कहते हैं कि वेस्ट में 1 करोड़ 58 लाख टोटल था, तो उसमें से सिर्फ 1 करोड़ 18 लाख 50,000 मुस्लिम्स हैं, तो बाकी कौन है? नॉन मुस्लिम्स हैं। ये इम्पॉर्टेंट है। और भारत में क्लियर आंकड़ा है, ईस्ट पंजाब में 43 लाख 75 हज़ार और वेस्ट बंगाल में 53 लाख नॉन हिंदूज़, नॉन सिख हैं, मतलब ये मुस्लिम हैं। तो इसका मतलब ये है कि पार्टीशन के बाद भी अच्छी खासी संख्या माइनॉरिटीज़ की रह गई दोनों मुल्कों के अंदर, जो दो नए डोमिनियन उभर करके आए। लगभग 35 मिलियन मुस्लिम्स इंडिया में रह गए 3.5 करोड़ के अराउंड, और लगभग 25 मिलियन नॉन मुस्लिम्स पाकिस्तान में रह गए। तो मतलब लगभग 3.5 करोड़ के अराउंड मुस्लिम्स भारत में रह गए, लगभग 2.5 करोड़ के अराउंड नॉन मुस्लिम्स, मतलब कि हिंदू सिख जो हैं, पाकिस्तान में रह गए। तो इस तरह से ये माइनॉरिटीज़ जो हैं वो रह गई उन मुल्कों में, जिन मुल्कों में उन्हें फिर ऐसा महसूस होने लगा कि उनका सप्रेशन कर दिया जाएगा। आई बात समझ में? ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट है। तो इतनी बड़ी तादाद में आप देख रहे हैं कि माइनॉरिटीज़ अभी भी दोनों मुल्कों में रह रही है, करोड़ों के हिसाब से। इसी वजह से उस समय में एक कैओस क्रिएट होगा और उसकी समस्या आपको यहाँ पर नज़र आएगी। अगला इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट, अगर हम अगस्त से नवंबर 1947 का ही जिक्र कर लें, तो ऐसा माना जाता है कि ऑलमोस्ट 4.5 मिलियन हिंदूज़ और सिख ईस्ट पंजाब में आए पाकिस्तान से। 4.5 मिलियन हिंदू सिख ईस्ट पंजाब से पाकिस्तान आए। लगभग 45 लाख हिंदू और सिख, मतलब अगर पाकिस्तान के सेंस में कहें तो नॉन मुस्लिम्स हैं, पाकिस्तान से भारत आए। भारत मतलब कि पंजाब जो अब डिवाइडेड हो चुका है, उस पंजाब में, मतलब ईस्ट पंजाब में आए। और इसी तरह से लगभग 5.5 मिलियन मुस्लिम्स वेस्ट पंजाब की ओर चले गए, यानी कि वेस्ट पाकिस्तान की ओर चले गए भारत से, मतलब कि ईस्ट पंजाब के मेजॉरली ईस्ट पंजाब के ही एरिया से वेस्ट पंजाब की ओर चले गए। मतलब 5.5 मतलब 55 लाख लोग। तो 45 लाख लोग अकेले 15 अगस्त को मुल्क आज़ाद होता है 1947 को। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, 3 से 4 महीने के भीतर ही 45 लाख लोग हिंदू सिख पंजाब आते हैं, ईस्ट पंजाब, और 55 लाख मुस्लिम वेस्ट पंजाब की ओर चले जाते हैं। आप इमेजिन करिए, करोड़ के हिसाब से लोग एक्सचेंज हो रहे हैं, ये बड़ी चीज़ है। ऐसे में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो यहाँ पर नज़र आती है वो ये है कि 42% नॉन मुस्लिम पॉपुलेशन
वर लेफ्ट इन ईस्ट पाकिस्तान बाय जून 1948। ये मतलब कि ये कंसेप्ट मैं अभी बता दूंगा। 42% नॉन मुस्लिम पॉपुलेशन ईस्ट पाकिस्तान में रह गई, यानी कि जो ईस्ट